morning students. Today we will move on to the fourth chapter of class 10th, which is from the diary of Anne Frank, which is written by Anne herself. यानी कि ये एक एग्जर्प्ट है जो कि एने की डायरी में से लिया गया है। और ये एने ने ये डायरी कब से रखना स्टार्ट किया? जब उसके फादर ने उसको 13th बर्थडे पे उसके फादर ने उसको ये डायरी गिफ्ट की थी। और उस दिन के बाद से वो अपने हर एक एक्सपीरियंस, हर एक बात अपनी डायरी से शेयर करने लगी, यानी कि उसमें वो लिखने लगी क्योंकि शी वॉज मोर कंफर्टेबल विद हर डायरी। और ये जो डायरी है फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1947 में। शी इज अ जूइश गर्ल, ये एक जूइश गर्ल है। अब इस हम चैप्टर को पढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स है वो भी हम पढ़ेंगे। सो चैप्टर हम बिगिन करते हैं। इस चैप्टर में जो बिफोर यू रीड है वो आप अपने आप पढ़ेंगे, जो एक्टिविटी है वो भी आप खुद करेंगे। अगर कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछेंगे। अब हम चैप्टर बिगिन करते हैं। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. जब एने अपनी डायरी लिख रही है, उसमें डायरी को स्टार्ट करते हुए बोलती है कि जो लिखना है डायरी में वो एक अजीब से एक्सपीरियंस, अनुभव था मेरे लिए, जो भी मेरे जैसा है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कह रही इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कभी भी नहीं लिखा था, बल्कि इसलिए बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन, कह रही बल्कि इसलिए कि बाद में मैं और मेरे और बाकी कोई और भी इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा किसी की म्यूजिक्स, क्या होता है, थॉट में। म्यूजिक्स में मीन्स A period of reflection or thought, यानी कि कोई, मैं यहाँ तक कि मैं और मेरे और जो हैं वो कोई भी किसी की थॉट प्रोसेस में, किसी की थॉट में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा। किसी छोटी, यानी कि फिर से पढ़ते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. कह रहे कि लिखना मेरे लिए एक स्ट्रेंज, यानी कि अजीब सा अनुभव था, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी नहीं लिखा था, बल्कि इसलिए कि बाद में मैं खुद और बाकी लोग, कोई भी किसी लड़की, छोटी स्कूल जाने वाली 13 साल की लड़की की राइटिंग यानी थॉट पे यानी कि इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ओह वेल इट डजंट मैटर, चलो ये कोई बात मायने नहीं रखती है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माय चेस्ट। क्या मुझे लिखने का मेरा मन किया, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने मन की सारी बात जो भी मेरे दिल में है वो मैं इसमें लिख कर बयां कर सकती हूँ। Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. वो लड़की कहती है, यानी कि एने कहती है कि पेपर यानी कि कागज में इंसान से यानी कि लोगों से ज्यादा पेशेंस होता है इसमें। I thought of this saying on one of those days. मेरे दिमाग में ये ख्याल कब आया? उन दिनों आया जब मैं घर में अपने आप डिप्रेस्ड फील कर रही थी, घर में अकेली बैठी थी और मेरे जो चिन्ह है उस पर मेरे हाथ रखे हुए थे, बोरिंग फील कर रही थी और बिल्कुल सुस्त फील कर रही थी। और मैं ये वंडर कर रही थी कि मैं अंदर, घर के अंदर रहूं या बाहर जाऊं। तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि शायद पेपर में इंसानों से ज्यादा पेशेंस होता है। I finally stayed where I was, brooding. Brooding here means engaged in or showing deep thought, यानी कि जो गहरे सोच में जो डूबा होता है उसको बोलते हैं ब्रूडिंग। वो वहीं पर रुकती है जहां पर वो थी और अपनी गहरी सोच में डूबी रहती है। Yes, paper does have more patience. और फिर से बोलती है कि हाँ, वास्तव में कागज में इंसान से ज्यादा पेशेंस होता है, सहन शक्ति होती है। And since I am not planning to let anyone else read this stiff back notebook grandly
referred to as a diary unless I should ever find a real friend. और हाँ, मैं ये भी प्लानिंग कर रही थी, since I am not planning to let anyone, यानी कि मैं ये प्लानिंग नहीं कर रही थी कि मैं अपनी जो डायरी है जिसमें मैं सब कुछ लिख रही हूँ, अपने दिल की हर एक बात लिख रही हूँ, मैं तब तक किसी को, जिसको मैंने डायरी नाम रहा उसको तब तक किसी को रीड करने नहीं दूंगी जब तक कि मुझे कोई सच्चा इंसान ऐसा नहीं मिल जाता है जिसको मैं ये समझूं कि ये मेरा रियल फ्रेंड है और ये इस डायरी को पढ़ने के लायक है। It probably won't make a bit difference, करिए ये कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है। Now I am back to the point, अब मैं वापस मुद्दे पर आती हूँ। That prompted me to keep a diary in the first place, जिसने मुझे डायरी लिखने के लिए उकसाया। Prompted means to provoke, prompted means to provoke यानी उनकी उकसाना, ठीक है। करिए अब मैं मुद्दे पर आती हूँ, जिस चीज ने मुझे डायरी लिखने के लिए उकसाया। I don't have a friend, डायरी लिखने के लिए किसने उकसाया उसको कि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए उसने डायरी लिखने का डिसीजन लिया, डायरी रखने का डिसीजन लिया। Let me put up it more clearly, कह रहे इस चीज को मुझे और अच्छे तरीके से समझाने दो। Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, कि जैसे कि कोई भी इंसान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि 13 साल की लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। And I am not, और मैं खुद भी नहीं। I have loving parents and a 16-year-old sister, क्योंकि मैं थी भी नहीं, यानी कि मैं अकेली थी भी नहीं क्योंकि मेरे पास एक अच्छी फैमिली थी, अच्छे पेरेंट्स थे और एक 16 साल की मेरी बहन भी थी, वो खुद 13 साल की है। And there are about 30 people I can call friends, और लगभग 30 लोग ऐसे थे जिनको मैं अपना दोस्त बोल सकती थी। I have a family, मेरा एक परिवार है, loving aunts and a good home, मेरी बुआ वगैरह हैं, अच्छी प्यारी और एक प्यारा सा घर है। No, on the surface I seem to have everything, क्या धरातल पर देखने के लिए मेरे पास सब कुछ था, except my one true friend, सिवाय मेरे एक सच्चे दोस्त की। All I think about when I am with friends is having a good time, जब मैं फ्रेंड्स के साथ, मेरा मतलब क्या था कि इनके साथ एक अच्छा समय बिताना। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everything, कह रही मैं उनके साथ अपने दिल की हर बात नहीं शेयर कर सकती, लेकिन आम जो बातें थी वो मैं उनके साथ कर लेती थी। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem, कभी भी हम जितने मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ में इतनी ज्यादा क्लोज नहीं हुए और यही मेरी क्या है मेन प्रॉब्लम थी। Maybe it's my fault that we don't confide in each other, करिए शायद ये मेरा ही कसूर था कि हम एक दूसरे पे ज्यादा confide, मतलब एक दूसरे पे ज्यादा किसी चीज का ट्रस्ट न करना, टू टेल पर्सनल थिंग, जिनको हम अपनी पर्सनल बातें नहीं बता सकते। कन्फाइड तो क्या है जिन पे हम बता सकते, लेकिन शी डज नॉट कन्फाइड, यानी कि वो कन्फाइड नहीं थी, यानी कि वो उनसे बातें, अपने दिल की बातें शेयर नहीं करना चाहती, जितनी सीक्रेट या प्राइवेट बात थी वो उस पर से उससे वो नहीं कर पाती थी। वो कह रही है कि हम इतने ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे कि हम अपनी प्राइवेट बातें, सीक्रेट बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर and unfortunately they are not liable to change, कह रही जो भी बात थी, सारी बातें, सारी चीजें इस तरह की थी और दुर्भाग्यवश ये चीजें बदलने वाली नहीं थी। This is why I have started the diary, इसीलिए ये कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, कह रही इस बात को बढ़ाने के, इस डायरी की जो इमेज है, जो कि मेरे जितने लंबे टाइम से जिस फ्रेंड का मैं वेट कर रही थी इमेजिनेशन में, उस चीज को इंक्रीज करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए, उसकी वैल्यू बताने के लिए मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी लिखना शुरू कर दिया। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन हिज, यानी कि मैं इस डायरी में फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती जैसे कि मोस्टली हर लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहती थी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपनी फ्रेंड किसको, मैं इसका नाम रखने वाली हूँ किटी, यानी कि उसने फ्रेंड का, डायरी का अपनी फ्रेंड का नाम लिख दिया, उसने किटी नाम रखा। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. कि जैसे कि कोई भी मेरी जो डायरी में किटी के साथ में अपनी जो स्टोरी शेयर करूंगी, यानी कुछ भी मैं लिखूंगी, वो उसको समझ नहीं पाएगा अगर मैं उसमें डायरेक्टली, अगर उसमें कुछ भी सीधा मैं लिखना शुरू कर दूंगी, बजाय अपना उसमें ब्रीफ यानी कि इंट्रोडक्शन दिए बिना, उसमें लाइफ स्केच, उसका जो इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किए बिना अगर उसमें मैं लिखना शुरू कर दूंगी,
तो कोई भी इस डायरी को समझ नहीं पाएगा, जैसा कि मुझे खुद को भी ऐसा करना पसंद नहीं है। टू प्लंज हेयर मीन्स टू जंप क्विकली और टू राइट समथिंग क्विकली। प्लंज हेयर मीन्स जंप और डाइव क्विकली, यानी कि लिखना शुरू कर देना तुरंत। ठीक है, तो कह रही है कि इसमें कुछ भी शुरू करने से पहले, लिखने से पहले मुझे पहले इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा ताकि कोई भी समझ पाए, अदरवाइज कोई भी इस डायरी को समझ नहीं पाएगा, जैसा कि मैं खुद भी पसंद नहीं करती हूँ कि कुछ भी इसमें लिखना शुरू कर दिया। माई फादर, अब वो स्टार्ट करती है डायरी लिखना, उसमें पहले इंट्रोडक्शन दे रही है। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36 एंड शी वाज 25। कह रही मेरे फादर यानी कि मेरे पिता जो कि बहुत अच्छे हैं, जो कि मैंने अब तक देखे कि कोई भी फादर इतने ज्यादा लवेबल नहीं होते, उनमें से मैंने जो देखा है मेरे पिता बहुत लवेबल हैं। उन्होंने मेरी मदर से तब तक शादी नहीं की जब तक कि वो खुद 36 ईयर की नहीं हो और मेरी मदर 25 की नहीं हो। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी जो सिस्टर है मार्गोट जो कि 16 ईयर्स की है, वो जर्मनी में पैदा हुई थी। जर्मनी में भी एक टाउन है फ्रैंकफर्ट, वहां पर 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। कह रही मैं फ्रैंकफर्ट में रही थी जब तक मैं 4 साल की थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 और मेरे फादर हॉलैंड में चले गए थे 1933। एमिग्रेटेड का मतलब क्या होता है? वन हु लीव्स वंस कंट्री टू सेटल परमानेंटली इन अदर कंट्री। ठीक है, कोई इंसान अपने देश को छोड़कर परमानेंटली किसी दूसरे देश में सेटल होने के लिए चला जाता है तो उसको बोलते हैं एमिग्रेट करना, एमिग्रेशन करना। तो उसके फादर जर्मनी को छोड़कर कहाँ चले गए थे? दूसरे देश में, हॉलैंड में चले गए थे 1933 में, और वो 4 साल तक कहाँ रही थी? जर्मनी में रही थी। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और उसकी मदर भी उसके पापा के साथ सितंबर में हॉलैंड चली गई थी। While Margot and I were sent to Aiken to stay with our grandmother, और मुझे और मार्गोट यानी कि मैं और मेरी सिस्टर को मेरी दादी के पास भेजा गया था एकन में। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और जो मार्गोट है उसकी सिस्टर है वो तो दिसंबर में ही अपने पेरेंट्स के पास चली गई थी और मुझे भेजा गया था वहां पर फरवरी में। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, यानी कि जब मुझे वहां पर यानी कि एज ए बर्थडे गिफ्ट, मार्गोट उससे बड़ी है 3 साल, कह रही मुझे उस पे टेबल पे मुझे ऐसे बिठाया गया जैसे कि मुझे एज ए बर्थडे गिफ्ट मार्गोट को प्रेजेंट किया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। मैंने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और वहां पर मैं कब तक रही? जब तक मैं 6 साल की थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, उस टाइम पे मैं वहां पर फर्स्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट क्लास में थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रेस। जब मैं 6th क्लास में थी, 6th स्टैंडर्ड में थी, तो जो मेरी टीचर है वो थी मिसेस क्यूप्रेस। द हेड मिस्ट्रेस, जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, उस उप पद पे जैसे कि प्रिंसिपल होता है वैसे उस नर्सरी स्कूल जो मोंटेसरी नर्सरी स्कूल था उसकी वो हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूप्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जब मुझे वहां से जाना पड़ा, फेयरवेल क्या होता है? डिपार्चर होता है, सेपरेशन होती है आपस में। कि उस टाइम पे मिसेस क्यूप्रेस और मैं दोनों की ही आंखों में आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माय बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। कहीं 1941 की गर्मियों में मेरी जो दादी है वो बीमार हो गई थी और उनका एक ऑपरेशन होना था, इसलिए मेरा जो बर्थडे जो था वो ऐसे छोटे मोटे सेलिब्रेशन की वजह से ही बस गुजारा गया, यानी कि छोटा मोटा सेलिब्रेशन हुआ था उसके बर्थडे पे। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो 1942 में पास्ट अवे हो गए थे, यानी कि मर गए थे। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई इतना नहीं जानता कि मैं आमतौर पर उनको कितना याद करती थी और अभी भी उनको कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest। और इस साल का जो 1942 का जो बर्थडे था वो इस तरह से प्लान किया गया था कि जो पिछली बार भी कम सेलिब्रेशन होता तो इस बार अच्छा करेंगे, और एक जो कैंडल है वो किन के लिए लगाई थी? उनकी दादी की आत्मा की शांति के लिए।
The four of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942. और हम जो चारों बहुत अच्छा है हमारा काम चल रहा था और जिसकी वजह से जो ये डेट है 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माय डायरी, और इसी दिन से मैंने लिखना शुरू किया डायरी में, यानी कि उस दिन मैंने पूर्ण तौर से निश्चित कर लिया था, फुल्ली डेडिकेटेड थी मैं कि मैं आज से डायरी लिखना स्टार्ट करूंगी। अब उस वक्त डायरी लिखना स्टार्ट करें, पहले उसने इंट्रोडक्शन दिया है सब कुछ अपनी फैमिली के बारे में। डियर किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. वो अपनी डायरी में लिखते हुए अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है कि अब जो मेरी पूरी क्लास है वो कहाँ पर रही है। Quacking in its boots means shaking with fear and nervousness, घबराई हुई है। क्यों? वो रीजन क्या था कि आप जो मीटिंग होनी थी टीचर्स की वो डिसाइड करेगी कि कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में अपग्रेड हो जाएगा, कौन सा इसी क्लास में रहेगा, इसलिए हर बच्चे में नर्वसनेस होती है। रिजल्ट आता है, यानी कि रिजल्ट डे था उनका। Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holiday saving on their bets. अब पूरी क्लास घबराई हुई थी। मैं और मेरे फ्रेंड जीएन, हम दोनों आपस में हंस रहे हैं अपनी बेतुकी की बातों पे, और हमारे पीछे जो दो लड़के सीएन और जैक्स, हम उनकी बातें सुनकर, उनकी जो फालतू की बकवास स्टूपिड टॉक्स हैं उनको सुनकर हम हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कि जो भी उन्होंने सेविंग की थी अब छुट्टियों में, उन्होंने वो सारी की सारी सेविंग शर्त पे उड़ा दी थी, यानी कि शर्त पे लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास। अब सुबह से रात तक उन्होंने ये इस बात पे वो बैट करते रहे कि तू पास हो गया, तू पास हो गया, ये बातों में उन्होंने शर्त लगाते रहे। No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. यानी कि बच्चे सुबह से शाम तक बैट लगाते रहते, तू पास होगी, मैं पास होंगे, नहीं तू, मतलब इस तरह की वो बातें उनमें चलती रहती है। वो कहती है नहीं मैं नहीं। यहाँ तक कि जो जीज थे वो भी प्लीडिंग, मतलब इमोशनल जो रिक्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्लीडिंग, वो भी उससे रिक्वेस्ट करते हैं। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, यहाँ तक कि मेरे गुस्से से जो चिल्लाने की आवाज है वो भी उनको शांत नहीं कर पाती, क्योंकि ये सारे आपस में बैट लगा रहे, शर्त लगा रहे, कौन पास होगा कौन फेल होगा। कह रही है मैं जो गुस्सा था वो भी उनको शांत नहीं कर पाया उनकी इस चीज को। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, and but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. फिर अगर तुम मुझसे पूछो तो आधे से ज्यादा क्लास इतनी ज्यादा डम थी, इतनी ज्यादा बेवकूफ थी कि उनको इसी क्लास में रहना था। इनकी फोर्थ हिस्सा जो क्लास का था वो तो इतनी ज्यादा डम थी कि उसको इसी क्लास में, लेकिन टीचर इतने ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं क्लास में कि उनको कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते कौन बच्चा कैसे है, यानी कि वो अपने आप को ज्यादा समझदार मान रही है। कौन? एने फ्रैंक। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपनी दोस्तों के बारे में और खुद के बारे में इतनी ज्यादा चिंतित नहीं थी। विल मेक इट, क्योंकि मुझे पता था हम तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। जिसका मुझे थोड़ा डाउट था वो था मेरा सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें मुझे थोड़े कम मार्क्स मिल सकते हैं। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। चलो जो भी था हम सिर्फ क्या कर सकते थे, इंतजार ही कर सकते थे। Until then we keep telling each other not to lose heart. तब तक हम एक दूसरे को यही बोल सकते थे कि हमें अपना आशा नहीं खोनी चाहिए, यानी कि हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए। I get along pretty well with all my teachers. मैं अपने सभी टीचर्स के साथ अच्छा व्यवहार था मेरा। There are 9 of them, 7 men and 2 women. 9 टीचर्स जिसमें 7 जेंट्स थे यानी कि मेन थे और 2 लेडीज थी। Mr. Kissing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked too much. जो मिस्टर किसिंग थे, और फोगे मीन मतलब पुराने फैशन की पर्सन, क्या वो जो मेरे मैथ्स टीचर्स थे वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज्यादा बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। इतनी ज्यादा चेतावनी देने के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा का होमवर्क वो मुझे देने लगे। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स, उन्होंने एक बार मुझे एक प्रस्ताव भी लिखने दिया। उसका टॉपिक था चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता है, टॉकेटिव। चैटर बॉक्स जो टॉपिक था उस पर मुझे प्रस्ताव लिखने के लिए बोला। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? चैटर बॉक्स एक ऐसा टॉपिक, उस पर तुम क्या लिख सकते हो? आई वुड
वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, वो बोली कि इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। मैंने ये सोचा, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, जॉटेड डाउन मतलब राइट डाउन क्विकली, मैंने फटाफट वो जो टॉपिक टीचर ने मुझे दिया था वो मैंने अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लिया, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, उसको मैंने अपने बैग में रखा और कोशिश की कि मैं अब चुप रहूं। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, उस शाम को जब मैंने अपना सारा होमवर्क फिनिश कर दिया तो मुझे दिखा कि मुझे ऐसे लिखना है, उस टॉपिक को मुझे मेरी आंखों के सामने वो टॉपिक आया। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैं उस टॉपिक के बारे में, यानी जो सब्जेक्ट टीचर ने मुझे दिया है लिखने के लिए, उसके बारे में मैं सोचती रही और जो मेरा फाउंटेन पेन था उसके टिप को मैं चबाती रही अपने मुंह में लेकर। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. कह रहे कोई भी कुछ भी मतलब बिना एम के बिना किसी चीज के कोई भी लिखना शुरू कर दे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं आर्ग्यूमेंट ऐसे दूंगी इस टॉपिक पे कि जो मुझे बोलने के लिए टोकते वो मुझे टोकेंगे ही नहीं, यानी बोलने के ऊपर मैं ऐसी आर्ग्यूमेंट इसमें लिखूंगी, यानी जस्टिफाइड तरीके से मैं इस ऐसे को लिखूंगी। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मैं सोचती रही और फिर अचानक से मुझे एक विचार सूझा। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइन्ड मी एंड वाज सेटिस्फाइड, मैंने 3 पेजेस लिखे जो कि मुझे मिस्टर किसिंग ने लिखने के लिए कहा था और मैं अब संतुष्ट थी। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने उसमें ये तर्क दिया कि बातें करना एक बच्चे के क्या है, ट्रेट मतलब क्वालिटी है स्टूडेंट की, विद्यार्थी की, and I would do my best to keep it under control, और मैं अपना इसको सही प्रूव करने के लिए मैं अपना सारा यानी कि इसको कंट्रोल में रखूंगी। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. और मैंने इसमें ये भी लिखा कि मैं इस चीज को सुधार भी नहीं सकती क्योंकि मेरी जो मदर है वो इतना ही बोलती जितना मैं बोलती, बल्कि मुझसे ज्यादा ही बोलती होंगी, और ये एक अनुवांशिक ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट मतलब जो कि इनबॉर्न क्वालिटी होती है जो कि बच्चा अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। कहती है एक इनहेरिटेड ट्रेट है, क्वालिटी जो कि मुझे अपनी मदर से मिली है, वो भी मेरे जितना ही बोलती हैं, तो इसको मैं सुधार नहीं सकती। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माय आर्गुमेंट्स बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन्ड मी अ सेकंड ऐसे। जो टीचर था मिस्टर किसिंग वो उसके आर्गुमेंट से, तर्क वितर्क से, वो उसके आर्गुमेंट से हंसने लगते हैं, लेकिन जैसे ही मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे बिगिन करने लगी, फिर से बोलने लगी, नेक्स्ट चैप्टर बिगिन होते ही टीचर ने मुझे फिर से एक और टॉपिक दे दिया, सेकंड ऐसे दूसरा प्रस्ताव लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इस बार जो प्रस्ताव का जो विषय था वो क्या था, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, दैट मींस जिसको सुधारा नहीं जा सकता, ऐसी बातूनी लड़की, उसके बारे में उसने उसको टॉपिक दिया। I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. मैंने वो भी लिख के दे दिया और कंप्लीट जब तक 2 लेसन हुए मैंने उसको इनके टॉपिक को नोट डाउन करके अपने बैग में रख लिया, और जब तक 2 लेसन कंप्लीट नहीं हुए तब तक मिस्टर किसिंग ने मुझे बातें करने के लिए टोका नहीं। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay enter. यानी कि उसने वो भी लिख के दे दिया था, अब वो उसको पनिशमेंट नहीं दे पा रहे क्योंकि उसने अपनी जस्टिफाइड आर्ग्यूमेंट उसमें दी थी दोनों ऐसे में, अब वो उसको पनिशमेंट के तौर पर जो बातें करती है उसके लिए उसको 3rd ऐसे देते हैं, और उस ऐसे का नाम है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये 3rd ऐसे उसके टीचर उसको लिखने के लिए देते हैं। द क्लास रोड, जब वो टॉपिक उसको टीचर देते हैं तो पूरी क्लास हंसने लग जाती है। रोड मीन्स लाफ, पूरी क्लास हंसने लग जाती है। आई हैड टू लाफ टू, वो कह रही मुझे भी हंसना पड़ा, उनके साथ पूरी क्लास मैं भी जोर जोर से हंसने लगी। I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. कह रही अब मेरे पास उसकी जो ओरिजिनलिटी है, जो क्वालिटी है, क्लेवर, जो चालूपन था मेरा, जो कि मैं चैटरबॉक्स के बारे में जस्टिफाइड आर्ग्यूमेंट जो दे रही थी, अब वो सब लगभग मेरे पास खत्म हो चुकी थी क्योंकि मैं 2 ऐसे लिख चुकी थी ऑलरेडी, अब मुझे 3rd मिल गया था। It was time to come up with something else. अब उसने सोचा कि अब तो कुछ डिफरेंट लिखना पड़ेगा, अलग ही लिखना पड़ेगा, समथिंग ओरिजिनल, जो कि कुछ वास्तविक हो, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। माई फ्रेंड सानी
who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy। फिर जो मेरी फ्रेंड थी जिसकी जो कविता लिखने में बहुत माहिर थी, अच्छी थी, उसने मेरी इस बारे में, इस ऐसे को लिखने में मदद करने के लिए कहा और उसने कहा कि इसको एक राइटिंग की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, यानी कि रिदमिक फॉर्म में इसको लिखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और मैं खुशी से मारे कूद पड़ी। मिस्टर किसिंग was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had to make sure the joke was on him। मिस्टर किसिंग तो ये चाहते थे कि इस पे मजाक के तौर पर उसने उसको टॉपिक दिया कि इसका मजाक उड़ा जाए, बेहुदा सा मजाक किया जाए, लेकिन मैं चाहती थी कि ये जो मजाक है मिस्टर किसिंग पर ही उल्टा हो, यानी कि जो मैं ऐसे लिखूं मिस्टर किसिंग से रिलेटेड हो। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता लिखनी खत्म कर दिया एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छी सुंदर लिखी गई थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। ये जो पोएम थी ये किसके बारे में थी? जो बतख होते हैं, बतखों के 3 बच्चों और एक बतख और एक उसकी वाइफ, उनके बारे में थी जो पोएम थी। और इस पोएम में क्या था, जो फादर है, जो फादर स्वैन है, उस बतख ने क्या किया, उसने अपनी वाइफ को और अपने 3 बच्चों को मार दिया, डेथ कर दी उनकी मार मार के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक करते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। करेक्ट, भाग्यवश मिस्टर किसिंग ने इस जोक को सही तरीके से लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उसने क्लास को पोएम पढ़कर सुनाई सबके सामने, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, खुद के भी उसमें कमेंट्स उसमें ऐड किए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और यहाँ तक कि उसने दूसरी क्लासेस को भी वो पोएम पढ़कर सुनाई। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework। और उस दिन के बाद से मुझे क्लास में बोलने की अनुमति भी मिल गई और मुझे एक्स्ट्रा काम भी नहीं दिया गया। On the contrary, Mr. Kissing always making jokes these days। और उस दिन के बाद से उसके विपरीतार्थ, जो मिस्टर किसिंग बहुत ही अड़ियल स्वभाव के थे, वो क्लास में जोक भी सुनाने लगे, बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करने लगे और बहुत प्यार से वो क्लास में रहने लगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया, इसकी एक्सप्लेनेशन की, इसके जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे वो भी एक्सप्लेन किए। अब आपके जो इसमें जो कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।